हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। मुस्लिम लॉ में जो हम पढ़ रहे थे मुस्लिम मैरिज लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, तो आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज को समझने से पहले याद कीजिए जो हमने जे मोहम्मद की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो मुस्लिम लॉ होता है उसके अंदर मुस्लिम मैरिज कैसे मानी गई है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानी गई है। तो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम लॉ में मुस्लिम मैरिज को वैलिड बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो वही सिविल कॉन्ट्रैक्ट वाले ही एलिमेंट है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जिसको बोला गया इजब और कबूल, यानी कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। और उसके अंदर बातें गई है सबसे पहले स्पेसिफिक फॉर्म्स नॉट नेसेसरी, कि ये इजब और कबूल यानी कि जो प्रपोजल दिया जाएगा शादी के लिए और उसकी जो एक्सेप्टेंस होगी उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है कि आपको इस तरीके से देना है, ओरल देंगे कि रिटन देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा भी चाहे हो सकता है। अगर वो डॉक्यूमेंट में करते हैं, मीन्स अगर आप लिखते हैं तो उसको बोला गया है कबीन नामा, जहां पर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को लिखा जाएगा। लेकिन कोई स्पेसिफिक फॉर्म कि वो रिटन में होगा या फिर ओरल में होगा या फिर कैसे होगा वो नहीं है, और वो कोई जरूरी भी नहीं है, पर दोनों एलिमेंट होने जरूरी हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर प्रपोजल एक्सेप्टेंस में प्रेजेंस होना जरूरी है। जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो रहा हो उस वक्त दोनों पार्टीज का प्रेजेंट होना जरूरी है, या तो दोनों पार्टीज का या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिनको वकील माना गया, वकील बोला गया, उनका होना जरूरी है जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो रहा है। उसके बाद ये दोनों चीजें, प्रपोजल भी और एक्सेप्टेंस भी एक मीटिंग में होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि आज प्रपोज किया और नेक्स्ट डे बोल रहे हैं कि हाँ कबूल है, तो वो मैरिज जो है वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। तो वन मीटिंग में ही क्या होना चाहिए? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। फिर नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब जितने बारे में मेहर की रकम जैसे अदा करने के लिए बोला गया है कि 2000 रुपए होंगे से फॉर इंस्टेंस, तो दूसरी पार्टी बोलती नहीं 4000 रुपए, ये कंडीशन है, तो वो रेसिप्रोकल नहीं है। तो बोल रहे हैं कि अगर रेसिप्रोसिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस वैलिड मैरिज का एलिमेंट नहीं बनता है। तो रेसिप्रोकल होना जरूरी है। फिर विटनेसेस पे आ जाइए। विटनेस भी प्रपोजल एक्सेप्टेंस के दौरान जरूरी होते हैं। विटनेस का मतलब गवाह। तो गवाह जब हम बात करते हैं यहाँ पर सुन्नी सेक्ट और शिया सेक्ट, इनके दो अलग अलग राय हैं। जब हम बात करें सुन्नी सेक्ट तो वहां पर विटनेसेस का होना जरूरी है, मस्ट है। लेकिन शिया में जरूरी नहीं है एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ निकाह। लेकिन जब मैरिज डिसॉल्व हो रही हो, मैरिज खत्म हो रही हो, डाइवोर्स हो रहा हो, उस वक्त जो होता है विटनेसेस का होना जरूरी है। कितने विटनेस होंगे? सुन्नी लॉ में कहते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये इजब एंड कबूल के टाइम पर जो है 2 अडल्ट मेल होने जरूरी हैं, या फिर एक अडल्ट, अगर मेल है एक अडल्ट मेल तो फिर 2 उसके साथ महिलाएं होंगी। तो ऐसा माना गया है, ऐसा बोला गया है। अगर एक माइनर की शादी हो रही है और उसके बिहाफ पर जो उसके गार्डियन है वो राय दे रहे हैं तो उसमें भी विटनेसेस का होना भी जरूरी है। विटनेस तो मस्ट है जब सुन्नी लॉ की बात करते हैं। शिया लॉ में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए जरूरी है। मैरिज होते वक्त जो है विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने विटनेस? विटनेस 2 अडल्ट मेल होने जरूरी है, या तो 2 अडल्ट मेल होंगे, और अगर एक अडल्ट मेल है तो उसके साथ 2 महिलाएं होनी जरूरी है। ये हमने पढ़ लिया प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। दूसरी जो हमारे पास आती है, दूसरी एसेंशियल एलिमेंट, वो है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज ये कहता है कि जब भी सहमति की बात होती है तो दोनों पार्टीज की जो सहमति आनी चाहिए वो विदाउट फ्रॉड आनी चाहिए। मतलब कोई धोखा नहीं होना चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई उनके धमकी देकर डरा धमका के नहीं लेना चाहिए, मतलब फोर्स से नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें अगर नहीं है तब उनको फ्री कंसेंट कंसीडर किया जाएगा। और फ्री कंसेंट में जब सहमति की बात हो रही है तो अगर जो पार्टीज हैं अगर वो चुप भी रहती है, मतलब उनसे पूछा जाता है कि आप सहमत हैं या नहीं, और वो उस केस में चुप रहते हैं या फिर हंस देते हैं या फिर किसी और तरीके का जेस्चर बनाते हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ उनकी हाँ है, तो उसको कंसेंट मान लिया जाता है। जब माइनर के कंटेक्स्ट की हम बात करें तो उस केस में जो उनके गार्जियन होते हैं उनके गार्डियन के बिना जो कंसेंट होती है वो कंसेंट नहीं मानी जाती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और जब कंपल्जन की बात करें कि किसी से जबरदस्ती डरा धमका के अगर कंसेंट सहमति ली गई है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हनफी स्कूल ऑफ में ये कहा गया कि चाहे कंपल्जन में ही किसी ने हाँ की हो शादी करने के लिए तब भी उसको वैलिडिंग माना जाएगा। 3 चीजें उन्होंने कही कि चाहे वो मजाक में हुई हो चाहे किसी भी तरीके से, उनका इफेक्ट जो होगा वो सीरियस होगा। कौन कौन सी चीजें? एक तो मैरिज, एक डिवोर्स और वापस लेना डिवोर्स को। तो ये कह रहे हैं कि 3 चीजें जो है वो कभी भी जो होंगे चाहे मजाक में कही गई हो वो सीरियस ही कंसिडर की जाएंगी। तो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, सहमति जो चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई बलपूर्वक किसी की सहमति नहीं लेनी चाहिए।
बाकी के स्कूल हनफी स्कूल से अलग जो स्कूल है हमारे पास सुन्नी लोग के वो कंसिडर नहीं करते हैं कि ये जो कंपैरिजन में अगर जो कंसेंट आई है वो ठीक है, वो उनको सही नहीं मानते, और शिया लोग भी नहीं मानता। फिर उसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में सबसे पहले एज ऑफ मैरिज देखिए। एज ऑफ मैरिज जो है वो मुस्लिम लॉ में माना गया है जब वो एक बच्चा या बच्ची जो है वो प्यूबर्टी की एज अचीव कर लेते हैं। और प्यूबर्टी की पूरी कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ काफी लंबा क्लास होने वाला है प्यूबर्टी की वजह से, क्योंकि काफी अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। तो वहां से देख लीजिएगा कि अगर एज ऑफ मैरिज हो मैंने कंसिडर की है जब तक वो बच्चा या बच्ची मेजर नहीं हो जाते, और मेजोरिटी का एज जो उनका प्यूबर्टी ही है, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी प्यूबर्टी की बात हुई है। और माइनर जिनका मतलब एज अचीव नहीं किए प्यूबर्टी की, तब क्या होगा। और गार्जियनशिप जो हम इसको बात करें, गार्डियनशिप इन मैरिज, प्रोनाउंसिएशन गार्डियनशिप है ना, गार्डियनशिप इन मैरिज, तो उसका क्या होगा, गार्डियनशिप को बोलते हैं जबार। तो जबार का क्या कंसेप्ट है, उसमें बोला गया है कि ये पूरा कंसेप्ट है कि अगर एक माइनर है उसकी शादी होनी है तो उस केस में जो है उसकी कंसेंट तो मायने नहीं रखेगी, फिर उसके बिहाफ पे उसका जो गार्डियन होंगे वो जो कंसेंट देंगे। तो कौन कौन होंगे, सबसे पहले ये हम पढ़ रहे हैं सुन्नी लोग के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले उन्होंने कहा फादर नहीं है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, वो नहीं है तो ब्रदर, या फिर ब्रदर भी नहीं है तो फिर कोई और रिलेशन फादर्स की साइड से। अब ये उन्होंने इनहेरिटेंस का जो मुस्लिम लॉ में है उसमें जो ऋषि ट्रीज है वहां के अकॉर्डिंग बताया कि फादर साइड में उसी के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाएंगे। फिर आती है मदर नहीं है तो मैटरनल अंकल या फिर अदर मैटरनल रिलेशंस आते हैं। और फिर लास्ट में द स्टेट, ठीक है। और जो शिया लॉ है वहां पर दो को ही पावर दी गई है, फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर को गार्डियनशिप की या फिर गार्डियनशिप की, ठीक है। तो मैरिज ऑफ माइनर्स के केस में अगर गार्डियन की कंसेंट नहीं आती है तो क्या होगा, मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका केस है हमारे पास अब्दुल कासिम वर्सेस जमीला खातून 1940 का केस। इस केस में कहा गया था कि जो मैरिज होती है अगर वो गार्डियन के कंसेंट के बिना होती है, और प्यूबर्टी माइनर की मैरिज की बात हो रही है तो उसका मतलब प्यूबर्टी एज अचीव नहीं की उसने, तो जब माइनर की मैरिज की बात हो रही है वो गार्डियन की कंसेंट के बिना होती है तो वो इनवैलिड है जब तक कि व्यक्ति जो है, पार्टी जो है, जब प्यूबर्टी की एज अचीव कर लेंगे उसको रेटिफाई नहीं कर दे, अदरवाइज क्या होगा, वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी, ऐसा इस केस में कहा गया। एक केस था जो हमने ऑफर इन एक्सेप्टेंस में पढ़ा था, मतलब प्रपोजल एक्सेप्टेंस में, जेनेबा वर्सेस अब्दुल रहमान 1945 का, जो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक फॉर्म ऑफर एक्सेप्टेंस की ऐसा कुछ नहीं है, तो वही चीज इस केस में भी हेल्ड की गई, कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है कि किस फॉर्म में प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा। तो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज की माइनर को कॉम्पिटेंट नहीं माना गया, और उसकी तरफ से कौन कंसेंट देगा, उसके गार्डियन देंगे। और गार्डियन के लिए शिया लॉ में कौन कौन गार्डियन माने गए हैं और सुन्नी लॉ में कौन कौन माने गए हैं हमने देख लिया। ये तो हमारे पास सुन्नी लॉ के हैं, और शिया लॉ में फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर को माना गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी कॉम्पिटेंट होने के बाद रियलाइज कर सकते हैं, मतलब रेटिफाई कर सकते हैं मैरिज को या फिर उसको रेपुडिएट कर सकते हैं, और दोनों ही चीजें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी की हुई है। फिर हमने फोर्थ पे चलते हैं। पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, जिसको अब्द फजूली बोलते हैं। अब यहाँ अनऑथराइज्ड पर्सन का क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है जो हमने पूरी सीरीज पढ़ी है, मतलब किस तरीके से किसकी कंसेंट पहले होगी, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर इसकी कंसेंट होगी, ये अवेलेबल नहीं है तो फिर इसकी कंसेंट होगी। तो उस केस में बोल रहे हैं कि अगर दूर वाला दे देता है, हाँ मतलब जैसे अगर फादर कंसेंट नहीं देते, ग्रैंडफादर दे देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फादर तो मना कर रहे हैं, ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि ठीक है कर, हाँ ठीक है मेरी मर्जी है, माइनर का केस चल रहा है यहाँ पर, तो उस केस में मैरिज को जो है वैलिड नहीं माना जाएगा जब पार्टीज हैं, जब प्यूबर्टी जो है अचीव कर लेंगी, तो उस वक्त वो अगर उस कंसेंट को, अपनी कंसेंट दे देते हैं, मतलब उस मैरिज को सहमति दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो फिर उसे वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। फोर्थ हमारे पास आता है नो लीगल डिसेबिलिटी। अब लीगल डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे तभी मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, पहला है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, फिर रिलेटिव इनकैपेसिटी, फिर प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी और एक है डायरेक्टिव इनकैपेसिटी। तो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी ये मैरिज को एब्सोल्युटली वॉइड बना देता है, कुछ नहीं हो सकता फिर अगर इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल है और शादी हो जाती है तो क्या,
पहले कह रहे हैं कंसेंजिनिटी, फिर है एफिनिटी और फिर है फोस्ट्रेज। तो कंसेंजिनिटी वाले होता है ब्लड रिलेशनशिप। तो ब्लड रिलेशनशिप में कैटेगरी बनाई हुई है कि अगर इनके बीच में व्यक्ति शादी करता है तो शादी वॉइड है और जो इश्यूज होंगे वो इलेजिटिमेट होंगे। तो कौन कौन माना गया? एक व्यक्ति अपनी मदर, ग्रैंड मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर, नीस, ग्रेट नीस और आंट। आंट में या पैटर्नल के साइड से भी मैटरनल साइड से भी, यानी कि मैटरनल साइड का मतलब मम्मी की बहन और उधर से पिताजी की बहन, इनसे शादी नहीं कर सकता है एक व्यक्ति। इसके अलावा एफिनिटी जिसको मुशर्रत माना, कॉन्सेंजिटी को ये बोला है कुराबत और एफिनिटी को मुशर्रत। इसमें कह रहे हैं कि व्यक्ति अपनी, यहाँ पर देखिए ये तो था जो बेसिकली किसकी साइड से था, अपने फादर की साइड से, ये मदर की साइड से है कि अपनी जो है वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकता, अपनी ग्रैंड मदर से मतलब वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकता, वाइफ की ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता, वाइफ की डॉटर से शादी नहीं कर सकता, ग्रैंड डॉटर से नहीं कर सकता, इसके फादर या उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर की वाइफ से नहीं कर सकता, अपने सन या फिर जो वाइफ का सन है उसकी वाइफ से नहीं कर सकता, और जो डॉटर का सन है उसके साथ शादी नहीं हो सकती। ये भी हमें देखना है भाई, वाइफ ऑफ हिज सन, जो किसका बेटे की वाइफ है उससे शादी नहीं हो सकती, और जो बेटे की जो मतलब जो है पुत्री है उसके साथ शादी नहीं हो सकती है। फिर आता है फोस्ट्रेज। तो फोस्ट्रेज का मतलब रिजा, अगर फोस्टर मदर है एक व्यक्ति की 2 साल से पहले, मतलब वो 2 साल का रहा उससे पहले उसकी फोस्टर मदर रही, तो उस केस में भी कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब वो फोस्टर मदर की साइड से जो भी रिलेशन बनते हैं उनसे शादी नहीं कर सकता। शिया लोग फोस्ट्रेज को और कंसेंजिनिटी को सेम ग्राउंड पे देखते हैं, लेकिन सुन्नी लोग में कुछ एक्सेप्शन माने। क्या कौन से? कि सिस्टर की जो फोस्टर मदर है उनके साथ शादी हो सकती है, फोस्टर सिस्टर की जो मदर है उनके साथ शादी हो सकती है, फोस्टर ब्रदर की जो सिस्टर है उनके साथ शादी हो सकती है, और फोस्टर जो ब्रदर है उसकी मदर के साथ भी शादी हो सकती है। ऐसा बोला गया क्या? कहां पर? सुन्नी लॉ में एक्सेप्शन के तौर पर। अब आता है रिलेटिव इनकैपेसिटी। रिलेटिव इनकैपेसिटी का मतलब ये तो अगर हो जाती है तो जो शादी है वो कैसी होगी? बिल्कुल वॉइड है, फिर कुछ गुजारिश नहीं हो सकती, उसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है कि अब कुछ ठीक होएगा। लेकिन रिलेटिव में जो गुंजाइश है वो है कि जो करेक्शन है वो किए जा सकते हैं और फिर से शादी को वैलिड बनाया जा सकता है। जैसे कि 5 विवाह करने नहीं सकते, 4 परमिशन है, 5वां नहीं कर सकते, लेकिन जो चारों में से पहले एक बीवी है उसका साथ अगर डिवोर्स हो जाता है तो फिर जो 5वां वाला होता है वो वैलिड हो जाता है। मतलब जो 5वीं शादी की थी वो रिलेटिव इनकैपेसिटी में आ गई, क्योंकि अगर चारों में से जो पहले की हुई है उसमें से एक को डिवोर्स दे दिया जाता है तो वैलिड बन जाती है 5वीं शादी। तो रिलेटिव इनकैपेसिटी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले अनलॉफुल कंजंक्शन। तो अनलॉफुल कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि 2 व्यक्ति शादी कर रहे हैं इस तरीके से अगर उनके बीच में रिलेशनशिप बनता, अगर वो दोनों अपोजिट जेंडर के होते और ये रिलेशनशिप बनता, जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो एक अपनी मतलब वाइफ की बहन से शादी नहीं कर सकता, कि अगर जब तक वो जीवित है, मतलब उसकी बीवी जीवित है, तब तक वो उसकी बहन के साथ शादी नहीं कर सकता, ऐसा माना गया। कैसे कि अगर वो दोनों जो है अपोजिट जेंडर के होते तो उनमें शादी पॉसिबल नहीं होती, उसको बोलते हैं अनलॉफुल कंजंक्शन। मतलब अगर से वो सिस्टर की जो बात कर रहे हैं, अगर वो एक लड़की होती और एक लड़का होता उनमें शादी पॉसिबल नहीं हो पाती, तो बस वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं अनलॉफुल कंजंक्शन है, तो इस चीज को माना गया है। फिर उसके बाद माना गया कि दूसरी चीज है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस। अभी हमें पता ही है कि विटनेस हमें पता है शिया लॉ में कंपलसरी नहीं है, सुन्नी में कंपलसरी है। तो उसके बाद पॉलीगैमी वो आपको बता दिया, 5 से शादी नहीं हो सकती, 4 परमिटेड है। फिर डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, इसको समझिएगा। डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन बोला गया कि एक मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, लेकिन एक किताबिया से शादी कर सकता है। किताबिया मतलब किताब से समझ में आ रहा है, जो किताब को मानने वाले हैं, यानी कि जो मानते हैं कि जो ओरिजिन हुआ है उनकी रिलीजन का किताब से हुआ है, उसके मानने वाले के साथ एक मुस्लिम जो है वो शादी कर सकता है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जो लाइक शादी कर सकता है किताबियों के साथ, जैसे कि क्रिश्चियन वो बुक को मानते हैं, बाइबल को, तो उनके थ्रू जो है वो उनके जो रिलीजन बना क्रिश्चियनिटी, वहां पे जो व्यक्ति है उनसे शादी कर सकता है। उसमें भी उन्होंने ये कहा कि वो जो मतलब मूर्ति पूजा को मानने वाले हैं या अग्नि पूजा को मानते हैं उन लोगों के साथ शादी नहीं हो सकती है। और उसमें भी शिया लॉ में ये कहा गया कि वो तो बिल्कुल उन्होंने वैलिड नहीं माना, लेकिन वॉइड माना है। अगर जो है मूर्ति पूजा या
या फिर अग्नि पूजा करने वाले शादी की जाती है, तो उसको शिया में जो है वॉइड माना गया है, लेकिन सुन्नी में उसको इर्रेगुलर माना गया है, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन हो गया, किताबिया के साथ शादी परमिटेड है। लेकिन अगर हम महिलाओं का केस देखें तो महिलाओं के केस में तो चाहे किताबिया भी हो, उसको तभी भी परमिशन नहीं है कि वो शादी कर सकती है। तो ये तो हो गया रिलेटिव इनकैपेसिटी। उसके बाद तीसरी इनकैपेसिटी आती है प्रोहिबिटिव। तो प्रोहिबिटिव यही है, एक तो पहली बात है पॉलीएंड्री, यानी कि पॉलीएंड्री का मतलब महिला को 5 शादी करने की परमिशन नहीं है, मतलब एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन नहीं है एक टाइम पे। और दूसरी बात आती है जो हमने अभी पढ़ा, आपको बताया कि जो मुस्लिम वुमेन है वो जो गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, चाहे वो किताबिया ही क्यों ना हो। ठीक है, फिर तीसरा जो करने के बाद हमारे पास चौथा आता है डायरेक्टिव इनकैपेसिटी। डायरेक्टिव इनकैपेसिटी में कुछ चीजें बताएगी, डायरेक्शन दिए गए, नियम कानून बनाए गए। जैसे कि अगर एक महिला पहले से ही प्रेग्नेंट है तो उसके साथ शादी नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर इद्दत की बात भी कही गई है। तो इद्दत क्या होता है कि जब एक वाइफ जो होती है, चाहे उसका डिवोर्स हुआ हो, चाहे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अकेला रहना पड़ता है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही वो मतलब दूसरी शादी कर सकती है। तो इस तरीके से डायरेक्टिव में कहा गया कि जब एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट है तो फिर उनके साथ शादी नहीं हो सकती है उस टाइम पर। एक माना गया कि जो हज करते हैं उस दौरान नहीं हो सकती। यहाँ पर भी हनफी जो लो है उसमें कहा गया कि करा जा सकता है शादी, भले ही जो मतलब जो पार्टीज हैं भले ही वो कहाँ पर हो, हज पे हो, तभी भी शादी हो सकती है। डायरेक्टिव इनकैपेसिटी में ये 2 बातें हमें समझ में आई कि इस दौरान शादी नहीं हो सकती है। और कौन कौन सी बातें हैं, एक बात और है, और वो ये है कि जो महिला है या फिर पुरुष, जो भी पार्टीज हैं, अगर उनमें से दूसरी पार्टी जो है अगर बीमार है और ऐसी बीमारी है कि वो ठीक नहीं हो सकती है, तो जो व्यक्ति है वो शादी नहीं कर सकता है। जब हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी की बात की थी तो उसमें भी ये बात देखनी थी कि जो व्यक्ति है मतलब जिसके साथ शादी हो रही है वो मतलब सेन होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, और अच्छा खासा उसके पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो एक जो ल्यूनेटिक है उसके साथ शादी नहीं हो सकती। अगर ल्यूसिडिक इंटरवल में होती है तो दैट इज व्हाट डिफरेंट थिंग, अदरवाइज शादी नहीं हो सकती है, ये हमें देखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। कल हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या क्या है मुस्लिम लॉ में। ये अगर आपको आज की क्लास समझ में आ जा रही है तो फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी जहां हम पढ़ेंगे कि वॉइड मैरिजेस क्या होती है, वॉइडेबल क्या होती है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा अगर ये समझ में आ जाता है तो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग।